सो हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक का एक और नया चैप्टर। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक का। और इस चैप्टर का नाम है दोस्तों भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, यानी कि भारत के बारे में आप इसमें जानेंगे, अपने देश के बारे में, भारत की जलवायु के बारे में जानेंगे, यहाँ वनस्पतियों के बारे में जानेंगे और जो वन्य प्राणी हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है दोस्तों बीच में काफी दिनों का गैप हो गया था, काफी दिनों से मैंने वीडियो डाली नहीं थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अब मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा। तो आज आपकी ये ज्योग्राफी की बुक भी कंप्लीट हो जाएगी इस चैप्टर के साथ। तो मैं इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़कर समझाऊंगा और आपने इस चैप्टर को ध्यान से सुन लेना है ताकि आप इसे समझ सकें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू कर लेते हैं इस चैप्टर को, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी को। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समाचार पत्रों को देखते होंगे, न्यूज़पेपर आपके या तो घर में बुजुर्ग लोग पढ़ते होंगे या बड़े लोग पढ़ते होंगे। आप क्लास 6 में हैं तो अभी तो आप भी क्या पता आप में से कुछ बच्चे पढ़ते हों, वरना इतनी छोटी उम्र में कोई न्यूज़पेपर ज़्यादा कोई कंसंट्रेट करता नहीं न्यूज़पेपर पर। लेकिन फिर भी हो सकता है, क्या पता आप में से कुछ लोग हों ऐसे, लेकिन ज़्यादातर लोग तो ऐसे में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो लेकिन आपने समाचार पत्रों को जरूर देखा होगा। ठीक है, टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बात करते हुए भी सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य विकिरण इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या ठंडा होता है। ठीक है दोस्तों, मौसम कभी फिक्स नहीं रहता, कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है। ठीक है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जिस टाइम पे ग्रीष्मकालीन सत्र चल रहता है, जिस टाइम पे गर्मी होती है दोस्तों, उस टाइम पे हमें ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। उस टाइम पे तो वैसे ही उतना गर्म होता है, तो ऊनी वस्त्र पहन के हम क्या करेंगे। ठीक है, आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इन दिनों में क्या होता है, आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं ठंडे के दिनों में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करें, सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। सबसे पहला दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, जिसे हम सर्दी का मौसम कहते हैं। उसके बाद मार्च से मई तक का गर्म मौसम, जिसे हम गर्मी का मौसम कहते हैं। फिर उसके बाद जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, वर्षा वाला। और अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम, शरद। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे भारत में मौसमों को बांटा गया है, मौसमों के भागों को। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम शीत ऋतु के बारे में, यानी कि ठंडे के बारे में। ठीक है, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बारे में आप जान चुके होंगे। शीत ऋतु यानी कि ठंडे का टाइम और ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का टाइम। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट उसमें। तो ये टॉपिक है दोस्तों आपका, इसको देखते हैं। दक्षिण पश्चिम भारत मानसून या वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों,
और नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु, यानी कि जो अक्टूबर से नवंबर के बीच का मौसम होता है ये शरद ऋतु का। तो इस टाइम पे जो वर्षा का मौसम होता है वो लौट कर आता है। ठीक है, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटना मौसम होता है। भारत के भागों विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई औसत दशा को जलवायु कहते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि जलवायु किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप इस चीज को यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया इसे नोट कर लीजिए। जो लिखा है, किसी स्थान पर जब अनेक वर्षों में जो मापी गई मौसम की औसत दशा होती है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून अभी भारत के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। क्योंकि देखिए दोस्तों, भारत में जो है सिंचाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। उत्पादन में तो सिंचाई की जरूरत होती है, तो उत्पादन के लिए यहाँ मानसूनी जो मौसम है, मानसूनी जो पवनें हैं, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों किसी स्थान की उच्च जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर रह करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई, कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे न ही गर्म और न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी जलवायु कैसे बदलती है किसी भी क्षेत्र की, किन चीजों से, कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहले स्थिति, दूसरा ऊंचाई और तीसरा समुद्र से दूरी। ठीक है, तो इन तीनों कारणों की वजह से किसी भी अलग अलग स्टेट्स की जो है जलवायु अलग अलग होती है। अलग अलग स्थानों की जलवायु अलग अलग होती है। जैसे राजस्थान के मरुस्थल में काफी ज्यादा गर्मी होती है, जम्मू कश्मीर के कारगिल और द्रास की पहाड़ियों में काफी ठंडी होती है, और कुछ तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई है, कोलकाता है, वहाँ की जलवायु मध्यम रहती है, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म। ठीक है, तो इस तरीके से है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिन राम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में भी वर्षा होती ही नहीं है। जबकि राजस्थान के जो जैसलमेर है वहाँ कभी वर्षा होती नहीं है, लेकिन मेघालय में स्थित मौसिन राम एक ऐसी जगह है जहाँ विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो ये कारक है जलवायु का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर को देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई दे रखा है कि सर्वाधिक ऊंचाई 60 मीटर में होती है उद्गामी परत, 40 मीटर में वितान, 20 मीटर में कुछ दिया नहीं है, यहाँ नीचे तरुण वर्ष लिखा हुआ है, 5 मीटर में झाड़ी वाली परत और 1.5 मीटर में कुछ इस तरीके से लिखा गया है, और भूमि परत को यहाँ दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों कभी भी आप बुक से पढ़िए, बुक काफी ज्यादा इफेक्टिव रहती है, और बुक से आप अगर पढ़ेंगे तो आपका आईक्यू स्ट्रांग होगा और चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए हम भी आपको बुक से ही समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले हम नोट से समझाते थे, लेकिन अब बुक से समझाना ज्यादा बेटर है। ठीक है, टॉपिक है दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। दोस्तों जब आप हरे घास वाले मैदान में खेलते होंगे तो आपको बड़ा मजा आता होगा खेलने में। तो वही बात यहाँ पर कोई कह रहे हैं। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस, फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। यानी कि दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति क्या है, जिसमें मनुष्य का कोई हाथ ना हो, जिसमें हम लोगों का कोई हाथ नहीं है,
की उत्पत्ति जो है प्रकृति के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा स्वयं हुई है। ठीक है, तो वो क्या है, प्राकृतिक वनस्पति। तो ये भी क्वेश्चन आएगा, इसे भी नोट कर लीजिए दोस्तों। 2-3 लाइन का ये टोटल टॉपिक है, मतलब 2-3 लाइन का अगर आप यहाँ पर से घास झाड़ियों से लेकर अगर यहाँ पर तक भी लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपका प्राकृतिक वनस्पति, आप इससे समझ जाएंगे। ठीक है, क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। तो वनस्पतियों के प्रकारों को देखें तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इन्हें नोट कर लीजिएगा दोस्तों जरूर, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और उसके बाद है कटीली झाड़ियां, फिर है पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देख ही सकते हैं कि भारत की अलग अलग तरह से वनस्पतियों को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, किस तरीके से बांटा गया है। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। यानी कि उष्णकटिबंधीय वन जो है दोस्तों ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है उष्णकटिबंधीय वनों में। ठीक है, वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अलग अलग पत्तियां गिराते हैं, फलतः वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की सक्रिय पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी, रोजवुड हैं। तो इन जो ये वृक्षों के नाम दिखा रहे हैं कि महागनी, एबोनी, रोजवुड, तो इनको जरूर दोस्तों आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब आते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इससे पहले हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में, अब हम पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के बारे में। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्षा के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम हैं। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जो अपनी मानसूनी वन भी ने कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है इनकी एक इमेज दे रखी है यहाँ पर को। तो ये है दोस्तों आपकी कटीली झाड़ियां, मतलब उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के उदाहरण जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों टॉपिक है हमारा कटीली झाड़ियां। अब झाड़ियों के बारे में जानेंगे, कटीली झाड़ियां क्या होती हैं। इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती है। शुष्क का अर्थ होता है दोस्तों सूखा। ठीक है, जो सूखे क्षेत्र होते हैं। पानी की सतही को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं इन कटीली झाड़ियों के कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर। ठीक है, इतने सारे जो हैं दोस्तों इनके प्रमुख महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती हैं। और ये झाड़ियों की इमेज इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर को दी हुई है, कटीली झाड़ी की इमेज आप इस इमेज में देख सकते हैं। अब टॉपिक है दोस्तों हमारा पर्वतीय वनस्पति। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती जाती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। ये पौधे शंक्वाधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष चीड़, पाइन तथा देवदार हैं। तो दोस्तों क्या होता है, 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के जो बीच के जो पेड़ के आकार होते हैं दोस्तों, पेड़ों
जो मौजूद होते हैं वहाँ पहाड़ों में, ऊंचाइयों में, तो उन पेड़ों का दोस्तों जो आकार होता है वो शंक्वाकार होता है। जो आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक शंकु के आकार का वृक्ष है, शंकु भी इसी टाइप का होता है, तो शंक्वाकार होता है। ठीक है, पर्वतीय वनों के वृक्ष संकरित होते हैं। अब दोस्तों हमारे मैंग्रोव वन, जो आपको इमेज में भी दे रखे हैं, आप इससे अभी समझ सकते हैं इसे, और हम इसे पढ़ेंगे। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसी प्रजाति के नाम पर इनका क्षेत्र पड़ा, इनका नाम सुंदरबन पड़ा। यानी कि दोस्तों एक सुंदरी प्रजाति है यहाँ मैंग्रोव वनों में, इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, सुंदरबन इनका नाम पड़ा। ठीक है दोस्तों, अब है हमारा टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। आखिर दोस्तों हमें वन क्यों चाहिए, तो उसके बारे में हम अब जानेंगे। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे जिससे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। दो फायदे तो इन्होंने बता दिए, एक तो हमें ऑक्सीजन मिलती है वनों से, और दूसरा क्या होता है पेड़ पौधों से, वो मिट्टी को बांध कर रखती है उनकी जड़ें, जिससे मृदा अपरदन या भूस्खलन नहीं होता। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। दोस्तों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो हमारा दोस्तों फर्ज बनता है कि हम लोगों को बताएं कि वनों के कितने फायदे हैं। पेड़ पौधों से दोस्तों हमें ऑक्सीजन मिल रही है, पेड़ पौधों से हमें लकड़ी मिल रही है, पेड़ पौधों से जिस भूमि पर हम रहते हैं वो सुरक्षित है, पेड़ पौधों से हमें वनों से हमें जड़ी बूटियां मिल रही हैं, लकड़ी, ईंधन और शहद, गोंद वगैरह मिल रहा है। तो दोस्तों इतनी चीजें हमें पेड़ पौधे से मिल रही है, तो इसलिए हमें दोस्तों अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वो पेड़ पौधों का ख्याल रखें और पेड़ पौधों को अनावश्यक ना काटें। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद दोस्तों आपका यही फर्ज बनता है कि आप आसपास में अपने वनों की सुरक्षा करें, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं और वृक्षों को कटने से बचाने में अपना योगदान दें। ठीक है दोस्तों, हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई एक पेड़ है और इसके फायदे देखिए कितने ज्यादा हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों ये पेड़ क्या कर रहा है, हमें ऑक्सीजन भी दे रहा है, दवाइयों की भी हमें जरूरत नहीं, यहाँ से हमें जड़ी बूटियां मिल जाती हैं जो कि दवाइयों से लाख गुना अच्छी हैं। और पेड़ से ही दोस्तों हमारा आश्रय, हमारा घर बनता है। चारा, हम जो अपने वो मवेशी पाले रहते हैं अपने, गाय भैंस वगैरह, उनके लिए हमें पेड़ से पत्तियां मिलती हैं जो उनके खाने के लिए उपयुक्त होती हैं। और इसके अलावा दोस्तों हमें पेड़ों से ईंधन के रूप में लकड़ी मिलती है, जिसे हम चूल्हे में जलाकर खाना बनाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों पेड़ों से हमें क्या बनाते हैं, बैट बनता है उसकी लकड़ी से। इसके अलावा हॉकी स्टिक बनती है, फर्नीचर बनते हैं पेड़ों से, मिट्टी को तो बांधता ही है। इसके अलावा इमारती लकड़ी, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास, गोंद एवं लाख, फल, शहद, इतनी सारी चीजें दोस्तों एक पेड़ देता है। तो इसीलिए दोस्तों हमें वनों को सुरक्षित रखना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, हमारा टॉपिक वन्य प्राणी, यानी कि वन में कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों, कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास स्थान है। यानी कि दोस्तों गुजरात का जो गिर वन है वो काफी ज्यादा फेमस है एशियाई शेरों के लिए।
तो इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग प्रकार के जीव जो हैं दोस्तों, वन्य प्राणी जो हैं वो वनों में रहते हैं। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारत में कितनी विस्तृत मात्रा में अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के वन्य जीव पाए जाते हैं और जिनका जो एकमात्र स्थान है वो वन है। अगर दोस्तों वन उजड़ जाएगा तो इतने जीव कहाँ जाएंगे, आप सोच सकते हैं। इसलिए दोस्तों वनों को हमेशा बचाने की सोचें। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख है। कोबरा एवं करैत इन सांपों में इसलिए प्रमुख है दोस्तों क्योंकि कोबरा और करैत जो है दोस्तों सबसे ज्यादा जहरीले सांप हैं जिनके डसने पर आपकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। और देखिए दोस्तों वनों के नुकसान से, जैसा कि मैंने इससे पहले कहा कि इतने जानवर जाएंगे कहाँ, तो वनों के कटने से उनके नुकसान से क्या हो रहा है, इतने जानवर जो है दोस्तों इनकी प्रजातियों में गिरावट आ रही है, इनकी संख्या कम होती जा रही है। ठीक है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती योजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? हाँ दोस्तों, वन्य जीव पशु विहार, इस टाइप के गोविंद पशु विहार, तो इस टाइप के पशु विहार काफी ज्यादा हैं गोविंद, तो इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। दोस्तों ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है क्योंकि देखिए दोस्तों आप देखते हैं कि वन्य जीवों को साथ कितना ज्यादा बेकार किया जा रहा है। आज उनकी सींगे, हड्डी, पंख खुलेआम बाजार में बेचते हैं और हम मनुष्य होकर हमारे अंदर एक चूरी मान्यता नहीं बची है और हम इन चीजों को ले भी लेते हैं। हमें इन चीजों को लेने से सख्त मना कर देना चाहिए क्योंकि एक निर्दोष प्राणी दोस्तों उस चीज की वजह से मरता है और उसके सींग को लेकर हम काफी ज्यादा खुश होते हैं। ये अच्छी बात नहीं है अपने आप में। ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को 4 अक्टूबर को दोस्तों डेट याद रख लीजिएगा। 4 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व वन्य जीव सप्ताह। तो इस सप्ताह में क्या होता है दोस्तों, वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से था दोस्तों। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल यहाँ पर को दे रखा है और बता रखा है कि किस तरीके से वन्य जीव दोस्तों इनकी संख्या कम हो रही है और किस तरीके से मर रहे हैं। यहाँ पर को पहले में टाइगर दे रखा है और देखिए लिख भी रखा है, टाइगर क्राइसिस हैव वी डन एनाउट टू चेक पोस्टिंग। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों आपका एक यहाँ पर कोई ये थोड़ा सा बॉक्स दिया है, इसे पढ़ लेते हैं। प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी जैसे पेलिकिन, साइबेरियन क्रेन, स्टोर्स, फ्लेमिंगो, पिनटेल, बतख, कर्लियू इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया में दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। यानी कि प्रवासी पक्षी का अर्थ है दोस्तों जो एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं, प्रवास करते रहते हैं। तो उन प्रवासी पक्षियों के उदाहरण ये इस प्रकार से यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं।
तो बस दोस्तों चैप्टर में इतना ही था, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था दोस्तों। आज आपकी बुक भी कंप्लीट हो गई। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था, वन्य जीवों के बारे में, वनों के बारे में। काफी ज्यादा अच्छा लगा इस चैप्टर को पढ़ के। और आई होप दोस्तों आपको भी काफी ज्यादा अच्छा ही लगा होगा ये चैप्टर। तो दोस्तों अगर चैप्टर अच्छा लगा और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और कोई भी अगर डाउट होता है तो दोस्तों कमेंट में जरूर बता दीजिए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों चैनल के कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो दोस्तों हम मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू बुक के साथ, एक न्यू चैप्टर के साथ। तो तब तक का के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों और गुड बाय।